सियासी विरासत, पॉलिटिकल डायनेस्टी, क्या सिर्फ खानदान का नाम ही काफ़ी होता है या फिर इक़्तिदार में आने के लिए कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं? क्या हर बड़े लीडर का बेटा या बेटी सियासी वारिस के तौर पर कामयाब हो जाता है? क्या सिर्फ सियासी ख़ानदान का नाम ही अवाम के दिल जीत सकता है? क्या जेल से या लंदन या दुबई में बैठकर एक ऐलान, एक प्रेस रिलीज़ या एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए किसी लीडर का बेटा कामयाब सियासतदान बन सकता है? साउथ एशिया विरासती सियासत का गढ़ माना जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की सियासत पर सियासी ख़ानदानों का कब्ज़ा है, मगर असल सवाल ये है कि विरासती सियासत कब कामयाब होती है और कब नाकाम होती है। सियासी विरासत की बड़ी मिसालें क्या साबित करती हैं, आज यही समझने जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। आज के ज़माने की बात की जाए, 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और कुछ ऐसे ममालिक की मिसालें हम देखें तो मुकम्मल तौर पर ना सही लेकिन काफ़ी हद तक इनमें सियासी विरासत का गलबा दिखाई देता है। पाकिस्तान में भुट्टोज़ हों, जरदारीज़ हों, मियाँ फैमिली हो, ये ऐसी फैमिलीज़ के जो हाई लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर यानी प्राइम मिनिस्टर लेवल तक पहुँची हैं। इसी तरह इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में नेहरू गांधी ख़ानदान का जिक्र होता है। इंडिया में बीजेपी के अलावा और लेफ़्ट की पार्टियों के अलावा कोई एक पार्टी भी ऐसी नहीं है कि जिसमें सियासी विरासत ना हो। हर रीजनल पार्टी, मजहबी पार्टी, इलाकाई पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी को आप देखेंगे, आप बता दें जो कामयाब पार्टी हैं इलाकाई या बाकी, उनमें हर जगह विरासती सियासत है। इंडिया में बीजेपी में भी ऊपर के लेवल पर नहीं है, लाइक के मोदी या अमित शाह, राजनाथ सिंह वगैरह, लेकिन नीचे के लेवल पर वहाँ पे बीजेपी के अंदर भी विरासती सियासत ही है। बांग्लादेश की सियासत तो घूमती ही दो ख़ानदानों के गिर्द रही है, एक खालिदा ज़िया और दूसरे शेख हसीना वाजिद। आप जो विरासती सियासत की मुखालिफ एक सियासी जमात पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान जिस तरीके से विरासती सियासत के ख़िलाफ़ स्टैंड लेते आए हैं, उनके बेटे कासिम और सुलेमान की बात की जा रही है। क्या वो पाकिस्तान आकर पीटीआई की क़यादत संभालेंगे? क्या वो लीड करेंगे? क्या उनमें वो करिश्मा होगा कि अवाम उनके पीछे आ जाएं, बड़ी तादाद में इनको सपोर्ट मिले, इनको फॉलोइंग मिले? असल में सियासी विरासत जो है, जो हमने जिन ख़ानदानों का जिक्र किया, सियासी ख़ानदानों का, इसमें भी कामयाबी के कई क्राइटेरियाज होते हैं। अब हम ये मिसालों से समझते हैं अपने ममालिक की कि कैसे जो सियासी विरासत भी होती है वो एक बटन दबाने का अमल नहीं होता कि किसी ने कह दिया मेरे इस बेटे को लीडर मान जाओ, बेटी को लीडर मान जाओ और अवाम या उसके हामी उसको लीडर मान लेते हैं। इसके पीछे भी एक प्रोसेस होता है। जैसे अगर इंडिया से हम बात का आगाज़ करें, मुख्तसर सी मिसालें लें तो आज़ादी से पहले ही मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अंदर विरासती सियासत का आगाज़ कर दिया था। 1929 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के सदर थे और 1929 में इन्होंने कांग्रेस का नेक्स्ट सदर जवाहरलाल नेहरू को बना दिया था, अपने बेटे को बना दिया था। यानी विरासती सियासत आज़ादी से पहले की है। ये बहुत बड़ी मिसाल कांग्रेस पार्टी में है। और फिर उसके बाद कांग्रेस के अंदर विरासती पॉलिटिक्स, यानी मोतीलाल नेहरू ने नेहरू को सदर बनाया कांग्रेस का। उसके बाद जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी का सदर बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन यहाँ याद रखना चाहिए कि ये जो विरासत ट्रांसफ़र हो रही है, इसमें वो काफ़ी ज़्यादा पहले बाप या माँ तरबियत भी कर रहे हैं। अब जिस तरह हमने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को सदर बना दिया, तो उससे पहले नेहरू की पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई, सियासी ट्रेनिंग हुई, उनको तहरीक कैसे चलानी है, सत्याग्रह कैसे करना है, पुलिस का तशद्दुद का मुकाबला कैसे करना है, जेल कैसे काटनी है, इन चीज़ों का तरबियत है। उसके बाद वो सियासी विरासत डिलीवर हुई तो कामयाब भी हुई। इंदिरा गांधी जो नेहरू की बेटी थी, तो इंदिरा गांधी की तरबियत नेहरू बचपन से कर रहे थे। इंदिरा गांधी अभी बच्ची थी, 14-15 साल की,
کہ جواہر لال نہرو نے جیل سے بیٹھ کر ان کے لیے ایک کتاب لکھی تھی گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری، بہت مشہور کتاب ہے، 1934 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب آپ پڑھ کے دیکھیے، یہ لیٹرز تھے اندرا گاندھی کو بتانے کے لیے کہ پالیٹکس کیا ہوتی ہے، انٹرنیشنل افیئرز کیا ہوتے ہیں، نظریات، آئیڈیالوجی، مذاہب، سویلائزیشن ہوتی کیا ہے۔ وہاں سے تربیت کا آغاز کیا تھا، پھر جا کر اندرا گاندھی کانگریس کی پریزیڈنٹ بنی، اور پھر 1966 میں یعنی نہرو کے آن جہانی ہونے کے بعد، نہرو کے مرنے کے 2 سال بعد اندرا گاندھی، 1964 میں نہرو مرے اور 66 میں اندرا پرائم منسٹر بنی۔ اندرا نے سنجے کو گروم کیا، سنجے خیر دنیا میں نہیں رہے، 1980 میں وہ ایئر کریش میں مر گئے۔ تو پھر راجیو گاندھی، جن کا پولیٹکس میں انٹرسٹ نہیں تھا، جو پائلٹ تھے، لیکن ان کو بھی انہوں نے پولیٹیکل ٹریننگ کا آغاز 1981 میں ہو گیا تھا، جب فروری 1981 میں راجیو گاندھی نے کسانوں سے خطاب کرنے شروع کیے، ایڈریس کرنا شروع کیے، تو راجیو گاندھی کی ٹریننگ شروع ہو گئی تھی، اور پھر 1984 میں وہ اندرا گاندھی کے مرنے کے بعد پرائم منسٹر بنے۔ اور اس کے بعد سونیا گاندھی کچھ رجسٹ کیا، سونیا گاندھی نے 1998 کے الیکشنز تک، جو راجیو گاندھی کی ویڈو تھی کہ وہ پالیٹکس میں نہیں آئیں گی، لیکن پھر انہیں کانگریس پارٹی کو بچانے کے لیے آنا پڑا۔ اور اب راہل اور جو پرینکا ہیں، اب ان کے پاس بہت وسیع، یعنی راہل آج بھی وہ بتاتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ ان کی دادی جو اندرا ہے وہ کیسے ان کو پالیٹکس کے بارے میں باتیں بتاتی تھی، یا راجیو گاندھی سے کس طرح وہ پالیٹکس سیکھتے تھے۔ تو یہ ایک پورا پیچھے تربیت ہوتی ہے، اس جو ہم نے مثال سے ثابت کیا گھرانوں کی۔ انڈیا میں بہت سی مثالیں ہیں، انڈیا کی ہم ہر سیاسی جماعت کی وراثت پر چلے گئے تو اس کے لیے ویلاگ آپ چھوڑیں، وہ کتابیں جو ہیں وہ درکار ہوں گی لکھنے کے لیے۔ یہ ہم ایک کلاسیکل مثال سامنے رکھ رہے ہیں گاندھی فیملی کی، جو یہ گاندھی اور نہرو فیملی کہلاتی ہے۔ یہ گاندھی فیملی اس لیے کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جو راہل گاندھی ہیں، سونیا گاندھی ہیں، یا جو پرینکا گاندھی ہیں، ان کا تعلق شاید موہن داس کرم چند گاندھی سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں راجیو گاندھی کے والد کا نام فیروز گاندھی تھا، اور فیروز گاندھی جو ہے وہ اندرا گاندھی کی، یعنی ہسبینڈ کا نام فیروز گاندھی تھا، وہاں سے یہ نام ٹرانسفر ہوا ہے راجیو گاندھی کو اور راہل گاندھی کو۔ اب پاکستان کی ہم مثال دیکھیں، پاکستان میں آغاز میں، یعنی پاکستان بننے کے بعد کوئی ایسا لیڈر تو تھا ہی نہیں جو پاکستان میں بہت مقبول ہوتا، جس کے ساتھ عوام ہوتے۔ عوام کا تو کوئی بھی لیڈر نہیں تھا، چاہے لیاقت علی خان ہو، چاہے چودھری محمد علی ہو، بوگرا ہو، تھوڑی بہت حسین سروردی کی سپورٹ تھی ایسٹ بنگال میں، لیکن وہ بھی صحیح طرح کوئی عوام کے لیڈر نہیں تھے، کیونکہ شروع میں قبضہ بیوروکریٹس نے، جاگیرداروں نے، ملٹری جنرلز نے کر لیا تھا پاکستان میں۔ 1965 کے الیکشن میں وراثتی سیاست کا بڑا اظہار ہوا جب فاطمہ جناح ایوب خان کے خلاف میدان میں آئی، یعنی الیکشنز میں انہوں نے فاطمہ جناح نے مقابلہ کیا۔ ایوب خان کا بے شک فاطمہ جناح ہاری، لیکن ان کو عوام کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھنے کی کہ فاطمہ جناح اچانک پالیٹکس میں نہیں آ گئی تھی، فاطمہ جناح اپنے بھائی محمد علی جناح کے ساتھ پورا 1940s کا آپ ایرا دیکھیں، ہر بڑے پولیٹیکل ایونٹ میں فاطمہ جناح محمد علی جناح کے ساتھ دکھائی دیتی تھی۔ تو فاطمہ جناح کی یعنی ٹریننگ بھرپور طریقے سے ہو چکی تھی، پھر وہ پالیٹکس میں آئی، 1965 میں آئی۔ اور اس کے بعد بھٹو فیملی کی بہت بڑی مثال سیاسی وراثت کی۔ اب ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنی بیٹی بے نظیر کا، حالانکہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں ذوالفقار علی بھٹو کی، لیکن بے نظیر کی تربیت بھٹو نے اپنے پرائم منسٹرشپ کے دوران ہی کرنی شروع کر دی تھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ دیکھیے، یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو جب شملہ اکارڈ ہوا تھا اندرا گاندھی کے ساتھ بھٹو کا 1972 میں، تو بے نظیر بھٹو کو اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ بے نظیر بھٹو سیکھیں سفارتکاری کیا ہوتی ہے، حکمرانی کیا ہوتی ہے۔ اور پھر بے نظیر نے کافی زیادہ بھٹو کے دور میں سیکھا بھی، پلس نصرت بھٹو فرسٹ لیڈی تھی، یہ بھی بھٹو کے ساتھ بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کرتی تھی۔ اور پھر بھٹو نے بھی نہرو کی طرح جیل سے بیٹھ کر بے نظیر کو لیٹر لکھا تھا، بڑا مشہور لیٹر ہے یہ، نیٹ پہ بھی دستیاب ہے، مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر۔ اس میں بھی نہرو کی طرح بھٹو نے بے نظیر کو پالیٹکس کیا ہے، ڈپلومیسی کیا ہے، یہ چیزیں بتانے کی کوشش کی، اور یہ پوری تربیت تھی بے نظیر کی۔ پھر ارلی 80s کی پالیٹکس، جلا وطنیاں، جیل، قید، یہ سب کا صلہ بے نظیر کو ملا کہ 1986 میں وہ واپس پاکستان آئی، لاہور میں بھرپور استقبال ہوا، اور 88 میں پھر وہ پرائم منسٹر بنی۔ پاکستان میں دوسری بڑی مثال میاں فیملی کی ہم دیکھیں تو نواز شریف نے
पॉलिटिक्स की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तकरीबन लगभग एक साथ ही पॉलिटिक्स में आए, यानी नवाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर बने 1985 में पंजाब के, तो उसके कुछ अर्से बाद शहबाज शरीफ भी पॉलिटिक्स में फाल हुए। लेकिन शहबाज शरीफ इतने साल तक नवाज शरीफ के साथ रहने के बावजूद मैसेस के लीडर नहीं बन सके, यानी क्राउड को पुल नहीं कर सके, उनकी ऐसे लोग बाहर नहीं आते थे। ये क्रेडिट किसको गया? मरियम नवाज को, कि जिन्होंने 2012 में बाकायदा पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, नवाज शरीफ के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। 2013 में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो मरियम ने काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा किया, कभी यूथ प्रोग्राम में, कभी बाकी सियासी मामलात में। और फिर 2016 और 17 में जब नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आया तो मरियम ने भरपूर साथ दिया, बल्कि कैद भी हुई मरियम को 2018 में। तो ये सारी तरबियत थी। तो मरियम का फिर इस तरीके से इजहार हुआ। अब यहाँ पर हमजा भी फेल रहे, शहबाज शरीफ भी फेल रहे, या सलमान शहबाज भी नहीं कुछ कर सके, हसन नवाज, हुसैन नवाज, लेकिन मरियम आगे आई। सियासी तरबियत थी, सियासी तरबियत के साथ साथ उन्होंने जिस तरह पॉलिटिक्स को समझा। अब बांग्लादेश की मिसाल हम ले लेते हैं। अब शेख हसीना वाजिद जो हैं, अब शेख हसीना वाजिद जब इनके बाप मुजीबुर रहमान को हलाक किया गया था 1975 में, तो उससे पहले ही शेख हसीना अपने बाप की पॉलिटिक्स को नज़दीक से, करीब से देख रही थी। जब शेख मुजीब को हलाक किया गया तब बेशक शेख हसीना बाहर थी, लेकिन शेख हसीना पॉलिटिक्स को समझती थी। 1975 में वो इंडिया गई, इंडिया रही 1981 तक। 6 साल वो इंडिया में बैठकर बांग्लादेशी पॉलिटिक्स को समझती रही। प्लस ये कि पॉलिटिक्स यानी एक्टिव होने से पहले भी शेख हसीना बांग्लादेशी कल्चर को, ज़ुबान, बंगाली ज़ुबान को, कल्चर को बेहतरीन तरीके से समझती थी। 81 में बांग्लादेश वापस आई और फिर कामयाब हुई। खालदा ज़िया की मिसाल भी ये है, जो जनरल ज़ियाउर रहमान की बीवी थी, उनकी विडो हैं। इनकी मिसाल भी ये है, जनरल ज़ियाउर रहमान की जो विडो खालदा ज़िया की, जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं, बांग्लादेश का लीडर रही हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की। ये भी अब आप देखें ये तस्वीर में भी कि जब जनरल ज़ियाउर रहमान प्रेसिडेंट थे तब भी जो खालदा ज़िया हैं, ये एक फ़र्स्ट लेडी के तौर पर बड़ा एक्टिव किरदार अदा करती थी, बड़ा फाल किरदार अदा करती थी पॉलिटिक्स में। और जब जनरल ज़ियाउर रहमान को हलाक किया गया 1981 में, तो उसके बाद जब खालदा ज़िया पॉलिटिक्स में आई बाकायदा तौर पर, तो वो उससे पहले काफ़ी कुछ सियासत में देख चुकी थी। यही मिसालें श्रीलंका पर भी अप्लाई होती हैं, लेकिन वीलॉग में जगह नहीं है। श्रीलंका में जिस तरह राजा पाक्से फैमिली है या चंद्रिका कुमाराटुंगा की फैमिली है, वो भी लगभग यही मिसालें हैं। ये सारी मिसालें क्या साबित कर रही हैं? अब हम कंक्लूजन कर रहे हैं। ये सारी मिसालें साबित कर रही हैं कि सियासी वारिस बनने के लिए, पॉलिटिकल डायनेस्टी के लिए, ऐसा जो सियासी वारिस ही कामयाब होता है कि जो सियासत को ऑब्ज़र्व कर चुका हो, सियासत को देख चुका हो, जिसने सियासत की अच्छी भली तरबियत हासिल कर ली हो। ये हमने 3 मुल्कों के बड़े बड़े सियासी ख़ानदानों का आपके सामने जिक्र किया। अगर आप चाहेंगे तो हम इसकी मज़ीद डिटेल में वीलॉग्स में जा सकते हैं। पाकिस्तान में मज़ीद 15-20 पॉलिटिकल घरानों को देख सकते हैं। इंडिया के अंदर 30, 40, 50 सियासी घरानों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख सकते हैं कि जिनमें कामयाब वही होता है सियासी वारिस के तौर पर भी कि जो तरबियत कर ले, जिसके अंदर सियासी शऊर आए, जिसके अंदर तरबियत का भरपूर असर हो, वरना वैसे ही बटन दबाने से कामयाब नहीं होता। अब क्या ये सारी हमने बात की, इसके कंक्लूजन में देखें तो क्या कासिम और सलमान पॉलिटिक्स में कामयाब होंगे? कासिम और सलमान जो हमने बाकी सारी मिसालें पेश की, इनमें किसी क्राइटेरिया पर अभी पूरा नहीं उतर रहे। यानी कासिम और सलमान कभी भी अपने बाप की इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं आए। इनका बाप 2022 के बाद से मुश्किलात का शिकार है। कासिम और सलमान कभी नहीं आए। कुछ इन्होंने अभी इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं या अमेरिका गए हैं, लेकिन एक्टिवली ना इन्होंने कभी आने की कोशिश की, ना पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि कासिम और सलमान आएंगे भी या बाहर बैठ के भी वो उस तरीके से इमरान खान के सियासी वारिस नहीं बन पाएंगे। सियासी वारिस बनने के लिए उन्हें बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। पाकिस्तान आना पड़ेगा, जेलों में जाना पड़ेगा, लाठियाँ खानी पड़ेंगी, यहाँ के लोगों, कारकुनों, वर्कर्स, पीटीआई वर्कर्स को समझना देखना पड़ेगा। तब कहीं जाकर उनकी वो साख बनेगी कि हाँ जी, ये इमरान खान का बेटा है, इसको हम वोट देंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो ये वीलॉग का मकसद ये था कि जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं उनमें ये कोई सादा सिस्टम नहीं होता कि कोई लीडर भी आकर किसी बेटा या बेटी किसी लीडर का वो लीडर बन जाता है, बल्कि पूरा एक तरबियत का अमल होता है,
بہت کچھ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے تبھی کوئی سامنے آتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے. ری تھنک ود عمر جاوید. شکریہ.